आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी एक नंबर इसके में। और स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे लिखें, कैसे वहाँ पे एक्सप्लेन करें, तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था डैम्पिंग, कि डैम्पिंग क्या होती है। तो हमने तो इसको आपको डिटेल में भी समझाया है, बट अगर ये एक नंबर या दो नंबर में आएगा लिखने के लिए, तो आप इसको कैसे वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ये आज आप अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डैम्पिंग इज़ ए मेजर ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन ए वाइब्रेटिंग सिस्टम। ठीक है, एनर्जी डिसिपेशन मतलब क्या, एनर्जी का लॉस हो रहा है किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में। द डिसिपेशन मैकेनिज्म में बी द फ्रिक्शनल फ्रॉम द viscous form. In the former case, it is called dry friction or column damping, and in the later case, it is called viscous damping. ठीक है, तो viscous damping जो है वो मोस्टली लिक्विड्स पे लगता है। ठीक है, तो डैम्पिंग इन ए स्ट्रक्चर सिस्टम जनरली एज्यूम टू बी ऑफ विस्कस टाइप फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस। ठीक है ना। विस्कस डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी of a vibrating body. The constant of proportionality is called the damping constant and its units are Newton second per minute. तो इसको अभी हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये क्या कर रहा है, किस प्रकार एनर्जी लॉस हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए, theoretically if the initial force is the only force applied, the ball should continue to roll without stopping. जैसे कि अगर हमने बॉल लेकर के किसी फर्श पर गिरा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हमने उस पर लगाया है उसकी वजह से बॉल मूव करने लगेगा और मूव करते हुए काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, कब तक जाएगा, जब तक कि उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन जो है उसकी वेलोसिटीज़ को क्या कर दे, धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और उसको बाद में जीरो कर देगा, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए हमने लिखा है नीचे, बट इन reality we know the ball that the ball would not continue forever to roll, it will stop after some time. तो जो हम भी कह रहे थे कि कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा, तो बॉल क्यों रुक गया। ठीक है, जो भी कांटेक्ट एरिया था बॉल और सरफेस के बीच में, ठीक है, वहाँ कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा था। ठीक है, तो बिकॉज देयर इज ए काउंटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अप्लाई इटसेल्फ at the contact between the ball and the ground. ठीक है, अब बॉल कितनी दूर जाएगा ये सब तो एक अलग इशू है, बट यहाँ पर जो कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी उसी रिस्पेक्ट में लगा होगा, काफ़ी कम लगा होगा। लेकिन वही अगर हम किसी क्यूब के ब्लॉक को लेकर के सरफेस पे रोल कराएंगे तो वो क्यूब का ब्लॉक ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब के ब्लॉक जो होगा वहाँ पे सरफेस एरिया जो है, मतलब जो कांटेक्ट एरिया है सरफेस और बॉल क्यूब के बीच में, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए हमने फिगर से दिखाया है कि इस कंडीशन में क्या है कि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वही बात है कि यहाँ पर द फ्रिक्शन वुड बी सो ह्यूज दैट इट वुड स्टॉप ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ठीक है, damping is basically the same thing. Damping क्या, damping is basically the same thing. Friction is only one example of dynamic system damping. ठीक है, अब आती है विस्कस डैम्पिंग जो कि लिक्विड वाटर में लगता है, वो एक दूसरी चीज़ हो गई इन सिमिलर मैनर। तो यहाँ पे जो हमने आपको समझाया है कि डैम्पिंग इज़ ए मेजर ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन ए वाइब्रेटिंग सिस्टम। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है जिसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया है, ठीक है, तो किस तरह से। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है जो अपना बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और आज उसकी लास्ट पार्ट जो पार्ट 5 है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने टोटल करीब करीब
सभी पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अलग अलग पार्ट सीक्वेंस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और अर्थक्वेक से रिलेटेड, जो अगर आप मेरे सभी पार्ट को देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके ध्यान में आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले नेम द टाइप्स ऑफ द डैम्पर, ठीक है। डैम्पर जो है कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो एक होता है मेटालिक डैम्पर, दूसरा आता है फ्रिक्शन डैम्पर और तीसरा है विस्कस डैम्पर। ये तीनों प्रकार के डैम्पर आपको नाम याद रखने हैं डैम्पर्स के, ठीक है। उसके बाद राइट एंड द स्टेप्स टू इम्प्रूव ग्लोबल लेवल डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है ये तो आपको चूँकि पता ही होगा, लेकिन इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एक आप देखेंगे बहुत सारे इसके पॉइंट्स आते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने लिया है। इसमें से एक आता है कि वीक बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम अप्रोच, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीक बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम अप्रोच। जैसे जब हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो हमेशा जो है बीम की पोजीशंस जो होती है, मतलब बीम को हम क्यों अगर कंपैरिजन करें कॉलम के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा वीक रखते हैं, ठीक है, और कॉलम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो अगर ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे हम, तभी वो हमारी डक्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप कॉलम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बीम को वीक कर देंगे, तो वो ट्रबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आप हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है इस पॉइंट को, ठीक है। दूसरा चीज़ इंक्रीजिंग द रिडंडेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवाइडिंग सॉफ्ट फर्स्ट स्टोरी इफेक्ट, ठीक है। डिवाइडिंग नॉन डक्टाइल फेल्योर मोड्स लाइक शेयर, बॉन्ड एंड एक्सियल कंप्रेशन एट द एलिमेंट लेवल। ये सभी पॉइंट है इम्प्रूव द ग्लोबल लेवल डक्टिलिटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिज़ाइन फिलॉसफी एडॉप्टेड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है, क्या कहती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन की डिज़ाइन फिलॉसफी। तो इसमें हमने डिज़ाइन फिलॉसफी के टर्म में हमने काफ़ी डिटेल में भी बताया हुआ है। तो इसमें देखिए माइनर, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग, अगर हम थोड़े से दूसरे वे में समझा दें तो वो समझिएगा कि अगर हम जैसे अर्थक्वेक है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइनर शेकिंग, मॉडरेट शेकिंग एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, ठीक है। तो इस अलग अलग शेकिंग पर क्या डैमेजेस हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर कहा गया है कि दस आफ्टर माइनर शेकिंग द बिल्डिंग विल बी फुली ऑपरेशनल विद इन ए शॉर्ट टाइम एंड द रिपेयर कॉस्ट विल बी स्मॉल। सबसे पहली चीज़, ठीक है ना, कि अगर माइनर शेकिंग हो रहा है, ठीक है, तो माइनर शेकिंग होने के बाद अर्थक्वेक आने के बाद माइनर शेकिंग के अगर बिल्डिंग में हुआ है तो बिल्डिंग को कुछ ही समय के बाद इन ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, उसको ऑपरेशनल कंडीशंस में हम उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में बताया गया है। मॉडरेट शेकिंग के बारे में कहा गया है कि अगर मॉडरेट शेकिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो बिल्डिंग को ऑपरेशनल कंडीशंस में लाया जाएगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डैमेजेस, जो डैमेजेस हुए हैं उसको हमको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। किसको, जो भी हमारे मेन मेंबर्स होंगे उसकी बात हो रही है। और तीसरा चीज़ कहा गया है आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ रहा है द बिल्डिंग में बिकम डिसफंक्शनल हो जा रही है, अगर बिल्डिंग अगर डिसफंक्शनल हो जा रही है फॉर फर्दर यूज बट विल स्टैंड सो दैट पीपल कैन बी। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज़ फ्रॉम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम इसको देखेंगे क्या कह रहा है। तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। तो पार्ट 1 में हमने भी कुछ डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे।
आपको याद होगा अगर, उसमें हमने डैम्पिंग के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम देखेंगे डायनेमिक रिस्पांस क्या है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में पूछता है कि डायनेमिक रिस्पांस को आप जो है 2 नंबर 1 नंबर में पूछता है क्वेश्चन कि आप इसको शॉर्टकट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को यही कोशिश किया है कि आप शॉर्ट में कैसे जो है डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे कंसिडर करके ये वीडियो बनाया है। तो देखिए द डायनेमिक में भी डिफाइंड है सिंपली एज ए टाइम वेरिंग। ठीक है, डायनेमिक जो भी है, डायनेमिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक लोड इज देयर फॉर एनी लोड विच वेरीज इन इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ विथ टाइम। ठीक है, तो द स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स टू ए डायनेमिक लोड इज ऑल्सो टाइम वेरिंग और डायनेमिक इन नेचर, एंड इट इज कॉल्ड डायनेमिक रिस्पॉन्स। डायनेमिक रिस्पॉन्स का मतलब ये हो गया वह लोड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, पहली चीज़। ठीक है, और वहाँ पे जब भी लोड आएगा, ठीक है, तो वो लोड क्या होगा, वेरी करेगा किस में, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो जैसे बिल्डिंग्स है या फिर दूसरे स्ट्रक्चर हैं, जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसमें क्या मूवमेंट हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको काफ़ी जब भी डिज़ाइन करते हैं तो इन चीज़ों का, इसके रिस्पांस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए डायनेमिक रिस्पांस, देयर आर 2 जनरल टाइप्स ऑफ द रिस्पांस, फर्स्ट इज डायनेमिक एंड द सेकेंड वन इज स्टैटिक। डायनेमिक रिस्पांस इज द रिस्पांस ऑफ ए स्ट्रक्चर टू ए डायनेमिक लोड। ठीक है, डायनेमिक लोड आने के बाद क्या स्ट्रक्चर रिस्पांस कर रहा है, सच है एक्सप्लोजन करते हैं, जैसे कोई एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग कर दे रहे हैं, अर्थक्वेक है, शेकिंग है। Whereas a static response is the response of a structure to static load, such as जैसे self weight of a structure। ठीक है, तो dynamic load induce acceleration and resisting forces, whereas static loads only induce resisting forces। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। यहाँ पे एक्सेलरेशंस वाला टर्म भी आ जाएगा और इक्वल एक्शन अपोजिट रिएक्शन जो न्यूटन्स लॉ है वो भी यहाँ पे काम करेगा, F बराबर ma। चलिए, वाई स्टडी डायनेमिक रिस्पॉन्स। द डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ ए सिस्टम विल बिहेव अंडर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायनेमिक फोर्सेस। ठीक है, तो यह क्या बताता है, हमको एक आइडिया देता है किसके बारे में, कि अगर डायनेमिक फोर्सेस लगा रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस किसी सिस्टम पे लग रहा है, किसी भी कंडीशंस में वो स्ट्रक्चर कैसा रिस्पॉन्स देगा विथ रिस्पेक्ट टू that load। It is very essential while designing building to resist earthquake vibration। ठीक है, तो let us say we are designing a building in a region where earth vibrations are frequent। So by knowing how the building will respond to a dynamic force of particular frequency, we can modify, develop the design of the building। Hence, studying dynamic response can simply save the building from collapsing under dynamic load। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्सेज, ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस किया है, हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन को। पर्पज़ यही है कि आप इसको ज़रूर से पढ़ें। इन स्टैटिक प्रॉब्लम लोड इज़ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टैटिक्स में हमेशा जो होता है लोड जो है कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, and dynamic problem is the time varying in nature because both loading and its response varies with respect to time। ठीक है, तो अगर आप स्टैटिक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, बॉडी जो वहाँ पे रहे वहीं पड़ी रहती है। ठीक है, सिर्फ बॉडी के अंदर उसका सेल्फ वेट जो है वही होता है और दूसरा कोई चीज़ ऐसा होता नहीं है। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, कोई कभी कभी कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो उस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बॉडी में क्या है, कुछ रिस्पांस जनरेट होता है